हेलो दोस्तों, मनीष चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीजी टेट 2021-22 का मिडिल स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एक गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए 91 से लेकर 150 तक साइंस और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि बिंदु P और Q ए और बी को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार है कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तो पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है। देखिए बिंदु क्या है, ए और बी, ए और बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए पी पी क्यू क्यू बी, तो यहाँ पर कोई पी होगा, यहाँ पर कोई क्यू होगा। तीनों का डिस्टेंस यहाँ से, मतलब ये जो तीनों हम लोग को जो रेखा मिला है, रेखा का जो कट, वो तीनों आपस में बराबर हैं। अब वो पूछा है कि पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु मतलब यहाँ। तो देखिए इससे हमको क्या मिलता है कि ए और बी का मध्य बिंदु ही पूछा है वो। अब देखिए और बी का मध्य बिंदु के पूछा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका x1 और इसका जो इसको हम x2 माने, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए -2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा -1, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रेखा का आधा बिंदु है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड करते हैं। और y के लिए क्या करेंगे, 5 और 1 6 को जोड़ देंगे, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। देखिए ऑप्शन सी। जब कभी ये भी आपको रेखा का मध्य बिंदु के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो x के लिए क्या निकलेगा, x1 + x2 बटे 2, y के लिए y1 + y2 बटे 2। ये हमारा जो मध्य जो बिंदु है उसका समीकरण रहेगा। अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और ये मिड पॉइंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। त्रिभुज ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। A से BC तक की लंबवत लंबाई, ये B और ये C है। यहाँ से हमको लंबवत लंबाई निकालते हैं, वो है 15 सेंटीमीटर। BC है 8 सेंटीमीटर, AC है 24 सेंटीमीटर। तो B से AC तक की लंबवत दूरी, यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो उसी को हम यहाँ पर लेकर बनाएंगे। अब देखिए 1/2 आधार, यहाँ पर देखिए आधार 8 है, ऊंचाई है 15, 8 × 15 बराबर 1/2। आधार आप किसी को भी मानेंगे बस, तो हम आधार यहाँ पर अब 24 को मानेंगे, तो ये है आधार, और ऊंचाई ये बी से जो हमने लंब खींचा है हम इसको मान लेते हैं BD, तो 24 × BD। एक यहाँ से यहाँ कैंसिल, 8 × 3 = 24 और 3 × 5 = 15, तो BD बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका यहाँ पर उत्तर है। फिर देखते हैं 93। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज तभी बनता है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा हो। किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा हो। जैसे आप एक हम लोग 3 4 5, ये एक समकोण त्रिभुज का भुजा की माप है। अब आप इनमें से देखिए किन्हीं भी दो भुजा की जो माप है वो तीसरी भुजा की माप से अधिक है। 3 और 4 7, जो 5 से ज़्यादा है। 5 4 9 ज़्यादा ही है। 5 और 3 8 ज़्यादा ही है। यही रूल यहाँ पर भी लगना है। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला भुजा और ये दूसरा भुजा को अगर हम लोग ऐड करते तो हमको मिलता है 4.9, जो कि 5 से कम है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। ये सभी हो सकते हैं, ठीक ना। तो हमको नहीं हो सकता है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए रहेगा। देखिए इस क्विज दोस्तों 94 में कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पर का एंगल वो दिया नहीं है। अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तब तक हम यहाँ पर का एंगल नहीं निकाल पाएंगे। 95। समांतर चतुर्भुज में एक y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आपको याद रखना पड़ेगा कि लगातार दो भुजाओं का योग 180 अंश होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सतत दो भुजाओं, जिसको हम बोलते हैं लगातार दो भुजाओं का योग 180 अंश होता है। जैसे कि ये A और B लगातार हैं, B और C लगातार हैं, C और D, D और A। तो A और B का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। B और C का भी योगफल 180 अंश होगा। C और D का भी योगफल 180 अंश होगा और D और A का भी योगफल 180 अंश होगा। तो इसको बोलते हैं सतत जो भुजाओं का योग है 180 अंश होना चाहिए।
अब ऑप्शन से बनाते हैं। x प्लस वाई का योग 180 अंश होना चाहिए। 130 और ये 50 80, मतलब हमारा ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये 160 हो रहा है और ये 195, तो मतलब सी और डी तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, अब देखते हैं वाई और जेड में, मतलब बी और सी के लिए। अगर मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ तो 65 दूनी 130, क्योंकि ये 2Z है तो 130, और इसमें 50 कट कर दूंगा तो 180। 60 दूनी 120 और 60 180, मतलब यहाँ से तो बनेगा नहीं। अब हम लोग उठाते हैं डी, सी और डी को उठा सकते हैं, या ए और डी को उठा लेते हैं। अगर मैं ए और डी को उठाता हूँ तो जेड माइनस 15 रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ तो जेड माइनस 15, मतलब 65 में से मैं माइनस 15 कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 50, और 50 और ये एक्स कितना हो जाएगा, 130 कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ से तो 180 अंश आ रहा है। इसको उठा कर देखता हूँ, 60 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो 45, और 120 में 45 ऐड करूँगा तो 180 होगा नहीं, इसीलिए कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, यहाँ हमने जेड रखा, जेड की जगह पे 65 रखा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमको 50, और ये एक्स की जगह पे 130। अब देखिए लगातार दो भुजाओं का योग 180 है, तो ऑप्शन ये सही होगा। फिर देखिए ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट में आपको जो नीचे का जो क्वेश्चन उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना है। अगर कुछ निश्चित पुस्तकों के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के रॉयल्टी का भुगतान कितना करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया है रॉयल्टी 15%, तो 30,600 का 15% हमको निकालना है। रॉयल्टी के लिए 00 से 00 कैंसिल, 15 छक्का 90 का 0 हासिल 9, और 15 सुनम 0 और ये 9, 15 तिया 45। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें दोस्तों वो है 30,600। अगर कुछ निश्चित पुस्तकों की प्रकाशन को मुद्रण लागत के रूप में, अच्छा मुद्रण लागत 20% है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 20% जो मुद्रण लागत है उसका जो वैल्यू है वो है 30,600 रुपये, यही है। तो रॉयल्टी पूछा है, रॉयल्टी है 15%, तो चूँकि 20% बराबर 30,600, तो 15% हमको निकालना है। तो अगर मैं 1% निकालूँ तो ये हो जाएगा 30,600 बटा 20, और 15% निकालूँ तो दोनों में 15 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर इसको हम पहले 3 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 30 तिया 90, 90,000, और 6 तिया 1,800, 91,800, 91,800, और उसको 4 से डिवाइड भी करना है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निया 36, 4 पंचे 20, 22,950 रुपये, ये ऑप्शन सी। देखिए 30,600 मुद्रण लागत, और मुद्रण लागत कितना है 20%, तो 20% का वैल्यू है 30,600। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमको 15% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। रॉयल्टी पर देखिए 15% कर रहा है, और आप भी देख सकते हैं कि पूरा जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का जो वृत्त है इसका 15% हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा, अगर आप इनको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ तो 00 कैंसिल होने के बाद हो जाएगा 3.6, 3.6। अभी 15 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, एक तो 15 तिया 45 प्लस ये 15 छक्का 90, और एक 10 नंबर के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर ये अभी हो जाएगा 45 और 9 54 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन ए। पुस्तक की कीमत सीपी के 20% ऊपर चिन्हित की गई है। ठीक है, क्रय मूल्य के 20% ऊपर चिन्हित की गई है। पुस्तक की अंकित मूल्य रुपये 180 हो तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। सीपी पूछा है, वो 20% ऊपर चिन्हित की गई है। सीपी इंटू 120/100, 100 क्योंकि 20% चिन्हित की गई है, और चिन्हित करने के बाद हो जा रहा है 180 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, 6 दूने 12, और 2 नीचे में 50, और ये 50 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सीपी बराबर हो जाएगा 150 रुपये। अच्छा देखिए यहाँ पर पुस्तक की अंकित मूल्य रुपये 180 हो तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज़ की लागत, अब देखिए वो तो 150 रुपये है टोटल। कागज़ की लागत यहाँ पर देखते हैं, कागज़ की लागत है 25%,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमको क्या निकालना है, 150 का 25%, क्योंकि ये तो पूरे पुस्तक का मूल्य है CP, उसमें कागज़ की लागत है 25%, तो इसका 25% निकालेंगे। 25% मतलब 1/4 भाग, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 से जब आपको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5 रुपये, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 रुपये, ये इसका उत्तर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फंसना नहीं है, ये क्या है, पीछे में जो वहाँ पर आपको जो दिया है उसके अनुरूप आपको सॉल्व करना रहता है। फिर यहाँ पर देखिए पाई चार्ट, 1992 में निवेश के मुकाबले निवेश 1997 का अनुपात क्या था। 1992 में 5.7 और 1997 में पहुँच गया वो 31.36, 31.36 डिवाइडेड बाई 1992 में था 5.7। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप इसका ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं कि पहले तो आपको पॉइंट से पॉइंट को कटा सकते हैं, या देखिए नीचे 57 है और ऊपर क्या है, ऊपर 31.36, तो कोई नंबर है जिसके के थ्रू आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो दोस्तों अपना ट्रेडिशनल मेथड से करते रहिएगा, क्योंकि ये टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बाकी ये ट्रेडिशनल मेथड से ही बन जाएगा, बस आपको इसको कैंसिल आउट करना है। जैसे देखिए 5 पंचे 25 अराउंड लगभग, ये इसको अगर 6 माने तो 6 पंचे 30, ये लगभग, तो मतलब 5 के आसपास आ रहे हैं। अब देखिए 5 तो ऑप्शन सभी में है, तो आप इसको उसी के थ्रू करिएगा। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में FDI में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष प्रदर्शित हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि, तो देखिए अगर वो तो वृद्धि प्रतिशत करके नहीं लिखा है, विच ईयर एग्जिबिटेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन FDI इन इंडिया ओवर द पीरियड सोन। देखिए परसेंट नहीं लिखा है, तो हम यहाँ से देखते चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो 5 से 10 हुआ है, मतलब 5 की इंक्रीजमेंट, यहाँ पर 2, यहाँ पर तो घटा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से कितने का वृद्धि हुआ है, सीधा लगभग 14 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर 14 का, तो देखिए 1996 हमारा आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई परसेंट वगैरह नहीं दिया है उस कंडीशन में भी, और परसेंट दिया रहता तो भी इसी में ज़्यादा ही वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 1996, इस हिसाब से हमारा क्या है, ऑप्शन डी। अब देखिए ये तो साइंस का क्वेश्चन है, इधर आपको साइंस का मिलेगा। ये एक मैथ से रिलेटेड है, अगर इसको करना चाहेंगे तो इसको भी हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। ये भी साइंस है। यहाँ 111, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तब मूलधन कितना था। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैंने अपने पुराने वीडियो में किया है, आप वहाँ मेरे चैनल पर जाइए और उसमें देखिए कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको अलग मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, वो होगा रेट, और यहाँ पर आपको P होगा यहाँ पर, और R/100 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 200 है, P हमको निकालना है, R कितना है 5%, तो 5/100 करूँगा, 5/100 मतलब 1/20, 1/20 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 400, और 400 जब 200 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 दूनी 800 और 00, तो ये हो जाएगा 80,000। इसका अलग से वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। इसके अलावा देखिए 112, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपये हो। इस टाइप का भी जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो देखिए उसको भी आप उस चैनल जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य है जो CP है वो है 100x। पहले हमने उसको कितने पर बेचा था, 105% के लाभ पर बेचा था, तो 105x पर बेचा था। फिर 5% की हानि पर बेचा, मतलब 95x पर बेचा। इसी 100x का 5% हानि तो 95x। दोनों का अंतर 60 रुपये है, तो दोनों का अंतर यहाँ से मिल जाएगा 10x।
10x बराबर 60, तो 100x बराबर 600। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात में वितरित कर देता है तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 में वितरित करता है। यदि उसे स्वयं के पास 1 लाख रुपए बच जाते हैं तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी। देखिए यहाँ पर तो ये नहीं बता रहे कि अपने संपत्ति का कितना हिस्सा इन तीनों के बीच में डिवाइड कर रहा है। हो सकता है 50% हिस्सा का ही इतना डिवाइड कर देता हो या 90% हिस्से को इस अनुपात में बांट देता हो। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू तो दिया नहीं है, इसीलिए जो क्वेश्चन है ना तो ए रहेगा, ना सी रहेगा, ना बी, ये आएगा ऑप्शन डी। अगर मान लीजिए ऑप्शन डी में भी कोई ऐसा कोई वैल्यू दे दिया रहता तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम लोग गलत मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, चौथा इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी जाएगा। क्योंकि तब तक इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर ये ना बता दे कि शेष संपत्ति उसके पास कितना है। उसी शेष का तो अपने हिसाब से बांटेगा ना, तो उसको ऑप्शन डी जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 7,960 है, जिसमें से 4660 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, टोटल जनसंख्या का 60% ही साक्षर है। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या का 60% पहले निकालेंगे, जो हमको साक्षर मिलेगा। साक्षर टोटल है 7,960 इंटू 60/100। देखिए 0 से 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको 6 चक्का 36 का 6, ये 3 और 6 नहीं 54, 54 और 3 57 का 7, नीचे 5 और 6 सत्ते 42, 42 और 5 47, 4776 लोग के यहाँ टोटल साक्षर हैं। अब महिलाओं में 70% साक्षरता दर है, तो ये 4660 में से 70% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, तो इसका 70% कितना हो जाएगा। नहीं तो 0 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में जो 100 आएगा वो 7 छक्का 42। ठीक है, 7 छक्का 42, 4 यहाँ पर रिमेनिंग बचा, 7 छक्का 42 और 4 46 का 6, फिर 4 7 चौक 28 और 4 32। ये इतनी महिला साक्षर है और टोटल 4776 साक्षर हैं। तो पुरुष निकालना है, तो 4776 में से 3262 को हम लोग घटा देंगे। 3262 को 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 2 5, 4 में से 3 गया तो 1, 1514, ऑप्शन सी। एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए पहले तो कुल दूरी निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 165 किलोमीटर और फिर 73 किलोमीटर, यही तो टोटल दूरी है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 5 और 3 8 और 7 6 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2, 238 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। और जो टोटल टाइम लगा है उसको पहले निकालेंगे। अब घंटा में है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो किलोमीटर है। अब घंटा में तो जो 95 मिनट है, यहाँ से 95 मिनट और 1500 सेकंड है, इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से उसको डिवाइड करके देखेंगे तो मिनट आ जाएगा। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ फ्रैक्शन में जा रहा है, फ्रैक्शन में तो नहीं जाएगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 60 से डिवाइड करता हूँ तो 6 दूने 12 और 6 पंचे 30, मतलब 25 मिनट, तो 25 मिनट ये हो गया। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो हो जाएगा 119 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। फिर यहाँ से इधर भी मैथ्स का नहीं है, हम लोग केवल मैथ्स के इसमें क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 126, 27 का घात m बराबर 81 का घात n हो तब m² अनुपात mn। अब देखिए 27 का घात m लिया है और 81 का घात n।
तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोनों का जो बेस उसको इक्वल कर लेते हैं। अब दोनों का बेस क्या है 3, तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 का पावर 3, 3 3 9 होती है 27। अब 3 का पावर 3 मैं लिखता हूँ और उसके साथ m का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 3 का पावर 3m, ठीक, बराबर 81 हो जाएगा 3 का पावर 4n, क्योंकि 3 3 9 और 3 27 3 81, तो 3 का पावर 4 81 और उसके साथ n मल्टीप्लाई। जब दोनों का बेस समान हो, आधार समान हो, तो घात बराबर हो जाते हैं। तो 3m बराबर 4n, m अनुपात n बराबर क्या है 4:3। तो हम क्या मानेंगे m के जगह में 4 और n के जगह में 3 रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है m के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 अनुपात m के जगह में 4 और n के जगह में 3 तो 4 तिया 12, फिर ये 4 चौक 16 4 तिया 12, 4:3, 4:3, 127। देखिए 49 का पावर सब में n दिया है और लास्ट में 7 का पावर 2021, तब इनका वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 गुणित 49 का पावर n बराबर 7 का पावर 2021। ठीक है, क्योंकि 7 बार 49 है तो इसीलिए 7 का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये हो जाएगा 7 गुणित, ये भी तो 7 7 49 है, मतलब 7 का पावर 2n बराबर वो जो भी रहे 7 का पावर जो भी। अब ये हो जाएगा 7 का पावर, यहाँ 1 है, जब आधार गुणा करता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 2n प्लस 1, घात जुड़ जाएंगे। अब नीचे भी इधर भी 7 और इधर भी 7, दोनों आपस में आधार कट जाएंगे और बचेगा 2021। हम यहाँ पर सीधा घात को लिख रहे हैं ना, एक उधर जाएगा तो हो जाएगा 2020, 2n बराबर 2020 तो n बराबर 1010, ऑप्शन है। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके युतक्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है तब उसके वर्ग एवं उसके युतक्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। एक संख्या एवं उसके युतक्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं x और 1/x, इनको जोड़ने पर कितना हो गया है 6 हो गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके वर्ग एवं उसके युतक्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2 और उधर हो जाएगा 6 छक्का 36। ठीक है, तो 36 में से जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2 मतलब 34। तो देखिए करना कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पर स्क्वायर करना था। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर देखते हैं यदि 2 क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो तब इसका चौथा पद क्या होगा। देखिए यदि 2 क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों, अब समान अंतर के 6 पदों तो वो तो ये नहीं बता रहे हैं ना कि वो पद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हो सकता है 2 4 6 8 कि 8 10 12 14, इसीलिए इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई से पोल के शीर्ष से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए देखता है, तब पोल से कूद कर पोल की कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों समान वेग से चल रहे हों। इसके अलावा देखते हैं इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन बन गया। इसमें दोस्तों और क्वेश्चन बच गया है, तो इसके वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे इसका एक दूसरा सेपरेट वीडियो मैं लाता हूँ। तब तक दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो CG टेट है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।